हेलो एंड वेलकम बैक। आई नो आज आपका एग्ज़ाम है तो फिर हम जल्दी से जल्दी आज आखिरी मॉड्यूल ख़त्म करेंगे। तो हमारा मॉड्यूल 4 क्या है? मॉड्यूल 4 के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर पढ़ेंगे एंड सेकेंड पार्ट में कि डिज़ास्टर्स को मैनेज कैसे करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो फोर्थ मॉड्यूल के फर्स्ट पार्ट में हम दो तरह के डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला नेचुरल डिज़ास्टर एंड दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर्स। बेसिकली नेचुरली ऑकरिंग डिज़ास्टर्स और इंसानों द्वारा बनाए गए डिज़ास्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो नेचुरल डिज़ास्टर्स में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला अर्थक्वेक, दूसरा फ्लड, तीसरा ड्रॉट, चौथा लैंडस्लाइड, फिफ्थ साइक्लोन, सिक्स्थ वोल्केनिक इरप्शन, सेवेंथ सुनामी, एट्थ ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। ओके, एंड हम लोग मैन मेड डिज़ास्टर्स में पढ़ेंगे टोटल 5 टॉपिक्स। पहला टेररिज्म, दूसरा गैस एंड रेडिएशन लीक्स, तीसरा टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल, चौथा ऑयल स्पिल एंड पांचवा फॉरेस्ट फायर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ क्रस्ट। बेसिकली अचानक से आने वाली ज़मीनी कंपन को अर्थक्वेक बोलते हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण होती है। इसको हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। अच्छा, शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, इसको हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। इसके इफेक्ट्स होते हैं ग्राउंड शेकिंग, इट कैन कॉज लैंडस्लाइड्स, इट कैन ब्रिंग सुनामीज, अगर वो समुद्र के अंदर आने वाले अर्थक्वेक्स हुए तो इट कैन कॉज लिक्विफिकेशन, इट कैन कॉज बिल्डिंग कोलैप्स, इट कैन कॉज फायर्स। इसको मिटिगेट कैसे करते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? बाय कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, using early warning systems and creating public awareness. All right? Okay. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 1 मिनट से पहले कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा होगा तो मैं खिड़कियाँ बंद करके आता हूँ। आई एम बैक। सो हमारा अगला टॉपिक है फ्लड। Flood is a phenomena that is caused by overflowing of water onto the lands that is normally dry. Basically, जो dry lands होते हैं उनके ऊपर पानी का overflow जो होता है, उस phenomenon को flood कहते हैं। It is caused by, ये किस लिए cause होता है? Heavy rainfall, dam breaks, coastal surges। Heavy rainfall means बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश, अगर डैम्स टूट जाए तो, या फिर अगर जो टाइडल सर्जेस आते हैं बीच बीच में सुबह या रात के टाइम पे, दैट इज, या फिर अगर अर्थक्वेक के कारण जो सुनामी वेव्स क्रिएट होते हैं वो जब टकराते हैं कोस्टल एरिया से, तब वहाँ पे भी फ्लडिंग हो जाती है। नेक्स्ट, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, डिस्प्लेसमेंट, वाटर कंटामिनेशन, infrastructure damage. Basically, we lose lives in floods. There is a lot of property damage. बहुत लोग बेघर हो जाते हैं. It contaminates the waters that was supposed to be used by people, and it also causes infrastructure damage. And how to mitigate floods? Using flood control measures, early warning system, and flood resistant infrastructure. एक और हो सकता है highly developed sewage systems. Developed underground sewage. अच्छा, मैं आप लोग समझ तो गए होंगे, मैं लिख नहीं रहा पूरा। ओके,
डेवलप्ड अंडरग्राउंड सीवेज। तीसरा है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट इज अ फिनोमिनन दैट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मली ड्राई वेदर कंडीशंस रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज। अगर बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से ड्राई वेदर कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसके कारण क्रिएट होने वाली पानी की कमी को ड्रॉट कहते हैं। ये किस लिए होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेनफॉल और एक्सेसिव इवापोरेशन। अगर उस सीज़न में बारिश की बहुत कम, लाइक एक्सपेक्टेड बारिश से काफ़ी ज़्यादा कम बारिश हुई है, या फिर बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ने के कारण एक्सेसिव इवापोरेशन हुआ है, तो ये ड्रॉट क्रिएट करता है। इसके इफेक्ट क्या हो सकता है? क्रॉप फेलियर, वाटर स्कार्सिटी, फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक लॉसेज एंड माइग्रेशन। सो अगर ड्रॉट हुआ और पानी की कमी पड़ी तो उससे क्रॉप्स फेल हो सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है। सिंस क्रॉप्स नहीं हुए तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा। सिंस क्रॉप फेलियर, एक्सेसिव क्रॉप फेलियर के कारण इकोनॉमिक लॉसेज हो सकते हैं। एंड सिंस लाइक जो फार्मर्स हैं उनके वो अपने क्रॉप्स उगा नहीं पा रहे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है ताकि वो अपनी दे कैन मेक अ लिविंग। इसको मिटिगेट कैसे करना है? बाय वाटर कंजर्वेशन, यूजिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। IKS में आपने पढ़ा होगा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के बारे में, और बाकी दो मेथड्स हो गए, वाटर कंजर्वेशन, ये भी IKS में पढ़ा था, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड डेब्रिस डाउन अ स्लोप। ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो रॉक्स, सॉइल या फिर डेब्रिस एक माउंटेन स्लोप से नीचे गिर जाते हैं। ये जनरली अर्थक्वेक के कारण आता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन सेस्मिक जोन्स, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट इज़ लाइक कॉजेज देख लेते हैं। इट इज़ या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि लाइक जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से वहाँ पे हैवी रेनफॉल, और दोनों सेस्मिक जोन के कारण दोनों हैवी रेनफॉल और सेस्मिक जोन के होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स कॉमन होते हैं। सो देख लेते क्या क्या है। इट इज कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, एंड इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे? डिफॉरेस्टेशन कैसे? जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज के रूट्स सॉइल और डेब्रिस को होल्ड करके रखते हैं, और जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल और रूट्स का सॉइल्स में से कहते हैं जो पकड़ है वो छूटता रहेगा, जिसके कारण टेंडेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स बढ़ती रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Basically, we lose life in this. We also, like, there is a lot of property damage, infrastructure disruption and also environmental degradation. जब भी लैंडस्लाइड रहता है तो काफ़ी ज़्यादा लाइक फॉरेस्ट एरिया तबाह हो जाता है। फिर आता है मिटिगेशन। कैसे मिटिगेट करें? लैंडस्लाइड प्रोन एरिया मैपिंग, ऐसे तरीके से लाइक सिटी प्लानिंग करना ताकि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को लाइक हम लोग अवॉइड करें। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्रिएट करें और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ओके, हमारा अगला है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स रिसेंटली लाइक आया था अर्थ में, तो सॉरी इंडिया में आए दिन आते रहते हैं, जब भी अराउंड द मंथ ऑफ अराउंड व्हाट मंथ around the month of I guess April and May, last time आया था ना, right? So it is the phenomena of rapidly rotating storm systems with strong winds and heavy rainfall. Basically एक ऐसा phenomena है जिसमें बहुत ही ज़्यादा strong winds चलते हैं एक rotating storm के रूप में, जो और heavy rainfall के साथ। इट इज़ कॉज्ड बाय वार्म, ये तब कॉज होता है जब वार्म ओशन वाटर्स और कोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एक साथ टकराते हैं, तो इससे एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, जिसके कारण साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस, हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। सो इसके क्या क्या इफेक्ट्स पढ़े हम लोगों ने, एक और बार देखते हैं। हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट होते हैं, स्टॉर्म सर्जेस आते हैं, तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है और जाने जाती है। हाउ टू मिटिगेट इट? वी कैन मिटिगेट इट विथ प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम लोग कैसे इसको लाइक प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे पास प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। अगर साइक्लोन आए तो जो जनरल पब्लिक है वो कैसे इवैक्यूएट करेगी एक जगह, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, और हमारे पास साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वॉल्केनिक इरप्शन।
Volcanic eruption is a phenomena of eruption of molten rocks, ashes and gases from a volcano. Basically जो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मोल्टन रॉक्स, एशेज और गैसेस है वॉल्केनोस के अंदर से इरप्ट होके आते हैं, मतलब फूट के आते हैं। अब इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका मेजर कॉज होता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। बेसिकली जब भी टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है तब वॉल्केनो इरप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है इसके इफेक्ट क्या हो सकता है? इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं लावा फ्लो, एशफॉल, वॉल्केनिक गैसेस, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेट चेंजेस। बेसिकली क्या क्या इसमें लावा फ्लो होता है, लावा फ्लो होता है, एशफॉल होता है, वॉल्केनिक गैसेस इरप्ट होते हैं, सुनामीज क्रिएट होते हैं। जब समुद्र के अंदर वॉल्केनो फटा है तब बहुत बड़े बड़े सुनामीज आए हैं। लैंडस्लाइड होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि वॉल्केनो इज द अगर आप सोचते हो कि हमारे पूरे धरती में सबसे ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो आप गलत सोचते हो। न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई हजार लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। तो इट कैन कॉज लिटरल क्लाइमेट चेंजेस अगर बड़ा वॉल्केनो फटा हो तो। ओके, सो फिर आता है मिटिगेट कैसे करें? We can mitigate it by monitoring volcanic activities, creating evacuation plan and taking protective measures. So क्या क्या करना है? हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी को एक्टिवली मॉनिटर करना है, इवैक्यूएशन प्लान्स क्रिएट करने हैं एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। फिर सेकेंड लास्ट है सुनामी इज द फिनोमिना ऑफ सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स जनरेटेड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लार्ज वेव्स जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ अंडर वाटर, नंबर 1 अंडर वाटर अर्थक्वेक या फिर अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन, जैसा हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इट्स इफेक्ट्स कैन बी फ्लडिंग, कोस्टल इरोजन, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। बेसिकली बाढ़ आना, कोस्टल एरियाज का पूरा तरीके से तबाह हो जाना, प्रॉपर्टी डैमेज होना और जाने जाना। फिर इसको मिटिगेट कैसे करें? बाय क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, बाय क्रिएटिंग इवैक्यूएशन प्लान्स एंड बाय क्रिएटिंग सुनामी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, सो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट करके, इवैक्यूएशन प्लान्स हमारे पास होके एंड सुनामी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना के। फिर आता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अ फिनोमेना दैट इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लंबे स्तर में टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में शिफ्ट आना। ओके, सो इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फैक्टर। ये या तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो सकते हैं या नेचुरल फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? राइजिंग सी लेवल, अगर एंटार्क्टिका गलेगा, इफ एंटार्क्टिका मेल्ट्स, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक हमारे जो अभी जिस रेट में वो मेल्ट हो रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक एट द वेरी लीस्ट, 2050 तक एट द वेरी लीस्ट जो ओशन वाटर लेवल है वो 6 सेंटीमीटर या फिर 6 मीटर, इन दोनों में से कोई नंबर है, किस स्तर से बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण जितने भी कोस्टल एरियाज है हमारी दुनिया में, ऑलमोस्ट सारे के सारे कोस्टल एरियाज 2050 तक डूब चुके होंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत जैसे जो ला निनियो विंड्स आते हैं, जिसके कारण रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका में एक तरफ ला फायर्स द LA फायर्स आ रहे थे एंड दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ एकदम पूरा बर्फीला माहौल हो रखा था, एंड दिस इज कॉज्ड बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस ओनली। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। बेसिकली कितनी बारिश होती है किसी एरिया में, ये भी चेंज हो जाता है, एंड बायोडाइवर्सिटी का हैवी लॉस भी आता है। एंड इसको मिटिगेट कैसे करें? बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम बहुत रिड्यूस करके एंड क्लाइमेट चेंज में आने वाले इम्पैक्ट्स को अडेप्ट करके। इसके सिंस हमने नेचुरल डिजास्टर्स कवर कर लिया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर का पहला टॉपिक है टेररिज्म। टेररिज्म इज द एक्ट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन टू अचीव पॉलिटिकल एम। बेसिकली वायलेंस और इंटिमिडेशन का जब यूज होता है किसी पॉलिटिकल एम को अचीव करने को, उसको टेररिज्म बोलते हैं। इसके इफेक्ट हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। क्या क्या होता है?
लाइफ का वी लूज लाइफ, इट वी लाइक प्रॉपर्टीज आर डैमेज्ड, जो सर्वाइवर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है एंड सोशल डिस्ट्रप्शन भी क्रिएट होता है। इसको मिटिगेट कैसे करें? बाय क्रिएटिंग काउंटर टेररिज्म, बाय टेकिंग काउंटर टेररिज्म मेजर्स, बाय इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। बेसिकली जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स होते हैं जो हमारे सीक्रेट एजेंसीज लेते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज लेते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कि टेररिस्ट अटैक्स में कैसे एक्ट करना है, क्या नहीं करना और क्या करना है। उसके बाद आता है गैस एंड रेडिएशन लीक। गैस एंड रेडिएशन लीक इज अ phenomena where the accidental release of hazardous gases and radioactive material occurs। बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना जिसमें hazardous gases और radioactive material कहते हैं लाइक एक्सीडेंट से एनवायरनमेंट में फैल चुके हैं। अगर मेरे को एग्जांपल्स देने हो तो भोपाल एक हो सकते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड द चेरनोबिल डिजास्टर। इसके कॉज हो सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब ये किस लिए हो सकता है? या तो ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के कारण हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स के कारण हो सकते हैं, या नेचुरल डिजास्टर के कारण हो सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? हेल्थ हजार्ड, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड इकोनॉमिक लॉसेस। बेसिकली इससे लाइक हेल्थ हजार्ड होता है, इससे क्या कहते हैं मतलब बीमारियां फैलती है, इससे एनवायरमेंट कंटामिनेट हो जाता है, और इससे हैवी इकोनॉमिक लॉसेस भी आते हैं। इसको मिटिगेट कैसे करें? बाय क्रिएटिंग सेफ्टी रेगुलेशन, बाय यूजिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स एंड बाय एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। कैसे इसको हमको गैस और रेडिएशन लीक को मिटिगेट करना है? हमें मिटिगेट करना है बाय क्रिएटिंग स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, बाय लाइक हमारे पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, और हमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। ओके फिर आता है हमारा टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल। टॉक्सिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें? टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल इज एन एक्ट ऑफ improper disposal of hazardous waste material। जब hazardous waste material प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किए जा रहे उसको बोलते हैं टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल। इसके इफेक्ट क्या हो सकता है? इट कैन क्रिएट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट कैन क्रिएट हेल्थ रिस्क एंड इट कैन क्रिएट इकोलॉजिकल डैमेज। बेसिकली एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ह्यूमन हेल्थ में रिस्क ला सकता है एंड बेसिकली इकोलॉजी को डैमेज कर सकता है। इसको मिटिगेट कैसे करना है? वी कैन मिटिगेट इट बाय यूजिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस, वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। बेसिकली कैसे मिटिगेट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है? बाय यूजिंग प्रॉपर तरीके के डिस्पोजल प्रैक्टिसेस करके, वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से, और गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के सेट करने से। ओके हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल कैसे होता है? ऑयल स्पिल इज अ फिनोमेना ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ ऑयल इनटू द एनवायरनमेंट। ऑयल स्पिल बेसिकली होता है एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ ऑयल जब एनवायरनमेंट में होता है। ये बेसिकली अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो समुद्र में होता है, जब ऑयल टैंकर्स लीक कर जाते हैं। ओके हम इसका कॉज देखते हैं। ऑयल टैंकर एक्सीडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, ऑफशोर ड्रिलिंग एक्सीडेंट्स एंड पाइपलाइन लीकेज। बेसिकली किस लिए होता है? जब जो ऑयल टैंकर्स है वो लोग उनका एक्सीडेंट हो, या फिर बेसिकली जब ऑफशोर बेसिकली नियर बाय कहते हैं कोस्टल एरियाज जब ड्रिलिंग होता है पेट्रोलियम का, उसमें एक्सीडेंट्स आए, या फिर पाइपलाइन जो लाइक पेट्रोलियम पाइपलाइंस है वो लीक कर जाए। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल डैमेज, इकोनॉमिक लॉसेज एंड वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट। सो क्या क्या इफेक्ट होता है? ये एनवायरमेंट को डैमेज करता है। अगर लाइक इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इकोनॉमिक लॉसेज आते हैं, जब क्योंकि जो ऑयल रिलीज होता है, ऑयल वेस्ट होता है, इट इज़ इन द अमाउंट्स ऑफ लाखों करोड़ लीटर का ऑयल एक साथ बर्बाद हो जाता है, इसलिए काफ़ी हैवी इकोनॉमिक लॉसेज भी आते हैं एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसको मिटिगेट कैसे करना है? बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, बाय ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स प्लान एंड बाय क्लीन अप टेक्नोलॉजीज। बेसिकली कैसे मिटिगेट करना है? पहला कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने, अगर हो भी जाए तो कैसे उसको तुरंत रोका जाए। हमें ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स प्लान, अगर ऑयल स्पिल हो गया तो उसको कैसे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, क्या इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और हमारे पास अच्छे क्लीन अप टेक्नोलॉजी, एक बार फैल गया तो उसको अच्छे से कैसे क्लीन अप करें, इसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अच्छी खासी। ओके हमारा आखिरी टॉपिक है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर इज अ फिनोमेना ऑफ अनकंट्रोल्ड फायर्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। बेसिकली जब ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में अनकंट्रोल्ड फायर आते हैं, फायर का आग लगती है, अनकंट्रोलेबल आग लगती है, तो उसको हम फॉरेस्ट फायर्स कहते हैं।
इट इज़ कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर बहुत ज़्यादा लाइक सूरज की किरणें आ रही है तो अगर ड्राई फॉरेस्ट होगा तो उसमें आग लग जाती है, एंड इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसलिए बोलते हैं जब कैंपिंग जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम कैंपिंग ख़त्म करने के बाद ये मेक श्योर करना कि जो हमारा फायर प्लेस था वो पूरी तरीके से उसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, अदरवाइज इट कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर्स। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ फॉरेस्ट, एयर पोल्यूशन, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। क्या क्या होता है इसमें? हम हमारे लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा हैवी एयर पोल्यूशन आता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है अगर फॉरेस्ट के आसपास जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हो, और इससे जाने भी जाती हैं। ओके, इसको मिटिगेट कैसे करना है? फायर प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स क्रिएट करके, एंड कंट्रोल्ड बर्न्स। बेसिकली हमारे पास फायर प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, हमारे पास अर्ली डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, एंड कंट्रोल्ड बर्न्स। बेसिकली आग से ही ख़त्म करने की जो टेक्निक्स होती है वो हमें आना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।